Okay, welcome back, friends. Now, let us see the causes of low productivity of agriculture. Now, हमने आगे देखा था ना कि productivity that can be measured in terms of per hectare, means productivity per hectare or income per hectare. Right? So, amount of grains which are grown per hectare is called productivity, or the income from the grains, from the food obtained by the farmer per hectare is called productivity. Now, एक प्रॉब्लम इंडिया में है कि इंडिया भले एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन है, बट हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है. दैट्स वन मेजर प्रॉब्लम. इट इज प्रॉब्लम इज लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. और उसके लिए कुछ कारण, कुछ कारण है, कुछ फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. वी कैन जनरली कैटेगराइज देम एज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स. तो पहले हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. सी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स मीन्स वी कैन से समाज का जो ढांचा है, राइट. लेट्स से समाज का जो ढांचा, अभी ढांचा को मैं क्या बोलूँ, का सिस्टम, चलो तरीका जो है, समाज का जो सिस्टम्स है, तरीका है, वो सब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आते हैं, राइट. एंड ये जो फैक्टर्स है, सी फिजिकल फैक्टर, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल फैक्टर्स, वो सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आते हैं. और इंडिया में वो नेगेटिव है, राइट. इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी लो है और इसलिए प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज लो. कैसे सिस्टम है? तो देखो, ज़मींदारी का सिस्टम, महालवारी का सिस्टम, रयतवारी का सिस्टम, ये अलग, ये सब जो है ना लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किए थे. और ये तीनों सिस्टम ने हमारे एग्रीकल्चर की वाट लगा दी. हम देखेंगे आगे कैसे क्या हुआ था. देन एग्रीकल्चर फाइनेंस का फैसिलिटीज़ का अभाव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की कमी, लैंड ओनरशिप सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर न होने के कारण, ये सब कारण सर, दीज आर द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. और ये सब के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी लो है. लेट अस सी अबाउट देम. तो फर्स्ट इज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. जैसे आगे बोला, वो ज़मींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम और रयतवारी सिस्टम, ये तीन रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स थे जो प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश के टाइम में वो अमल में थे. सो बेसिकली क्या था, लैंड के टेनेंट्स, भारुआट, टेनेंट मीन्स भारुआट, ज़मीन के भारुआट या लैंडलेस लेबरर्स, ये लैंड को कल्टीवेट करते थे अंडर द सिस्टम. यानी ज़मींदार है, देखो एक ज़मींदार के पास बड़ी ज़मीन है, वो ज़मीन का एक पीस एक फार्मर को दे देगा. तो फार्मर 1 ये पीस में खेती करेगा, लेट्स से फार्मर नंबर 2 ये पीस में खेती करेगा. यानी अलग अलग फार्मर को अपनी ज़मीन वो दे देगा, ज़मींदार वो खेती करेगा. बट देन ये जमीन खेती का जो आउटपुट का लार्ज शेयर ऑफ क्रॉप was taken by the landlords as rent of land. और फार्मर के पास क्या बचता था? सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल जितना बचता था, यानी बहुत लेस, वेरी लेस क्रॉप केम टू द फार्मर. तो फार्मर को ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं क्रॉप को बढ़ाने के लिए, राइट. तो फार्मर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सो दे डिड नॉट मेक एफर्ट्स ऑल्सो टू इंक्रीज प्रोडक्शन. या इनोवेशन के लिए वो रेडी नहीं थे, बिकॉज उनका ज़मीन भी नहीं, उनका क्यों फ़ायदा नहीं, वो मेहनत करेंगे और फ़ायदा तो ज़मींदारी लेगा ना. और इसलिए क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था ना वो बढ़ा ही नहीं, वो स्टेगनेंट रहा. स्टेगनेंट मीन्स वही के वही रहा. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज एज पर नेशंस रिक्वायरमेंट. नाउ हुआ ये कि इंडिपेंडेंस के बाद खेती करने वाले टिलर्स को और प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड रेंट कंट्रोल करने के लिए, द टिलर्स लैंड एक्ट वाज पास, राइट. इसको लैंड एक्ट बोलते, लैंड टू द टिलर्स.
उनका स्लोगन था. ऐसा था, खेदे तेनी जमीन અને રે તેનું મકાન. ટેનન્સી એક્ટ બોલते उसको. दैट्स कॉल्ड द टेनेंसी एक्ट. રે તેનું મકાન અને ખેદે તેની जमीन. तो ये एक इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन अगेन नॉट कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड. राइट. सो इसलिए क्या हुआ, फार्मर्स आर नॉट कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेशन फ्री, और इसलिए अभी भी प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्टिल एन इशू. पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया, लेकिन फिर भी दैट इशू इज स्टिल देयर. दूसरा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर फाइनेंस का. फाइनेंस मीन्स मनी. नॉट सी फार्मर्स आर पुअर, मेजॉरिटी फार्मर्स आर फेसिंग पॉवर्टी. उनको फाइनेंस चाहिए, उनको एक पैसा चाहिए, लोन चाहिए. क्यों चाहिए? उनको फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, सीड्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने, खेती करने के लिए सब चीज़ चाहिए, और उसके लिए पैसा चाहिए. पैसा का बिना तो मिलेगा नहीं. इंडिपेंडेंस से या उससे पहले भी मनी लेंडर्स जो थे ना, प्राइवेट मनी लेंडर्स, साहूकार, राइट, नाना ढिरनार साहूकार, गांव के शेठिया, राइट, वो 71.6% फाइनेंस जो था ये मनी लेंडर्स का था इन 1951. यानी यू कैन सी कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडिंग बैंक के द्वारा वो तो बहुत कम था. 71.6% तो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे, और वो क्या कर रहे थे, फाइनेंस से प्रोवाइड कर रहे थे खेडूत को, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था. 50 to 60% पर एनम मिनिमम. इमेजिन कि फार्मर ने 100 रुपया लोन लिया, एक साल में उसको 150 हो गया, 160 पे करना है. फार्मर कर नहीं पाएगा. और फिर भी वो भी इज्जत ईमानदारी से नहीं कर रहे थे. दे वर मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंट्स. फार्मर बेचारा अनपढ़ था, किताब में कोई भी एंट्री करेगा, और बेचारा फार्मर एक्सप्लॉइट हो रहा था, वो बहुत गरीब रहा. तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, इसलिए मनी लेंडर्स का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता गया. देन 1975 में गवर्नमेंट ने रूरल बैंक्स को सेटअप किया, रीजनल रूरल बैंक सेटअप किया. यानी जो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो नेशनल लेवल की बैंक भले है, लेकिन वो रूरल बैंक का भी काम करेंगी. जो बैंक का गांव में खाता होगा, वो बैंक जो नेशनलाइज बैंक होगी, वो गांव में वो रूरल बैंक का काम करेगी, वो फार्मर्स को वो लोन देगी. देन 1982 में द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुआ. उसको नाबार्ड बोलते हैं ना, नाबार्ड इन शॉर्ट. और ये बैंक नाम से लिखते हैं कि गांव का डेवलपमेंट और खेती का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बैंक बनाया. और इसलिए क्या हुआ, मनी लेंडर का जो रोल था 71.6% से कम होकर अभी सिर्फ 27% पर आ गया. और बाकी का अभी 73% जो है वो इंस्टीट्यूट्स अभी लोन दे रहे हैं. यानी बैंक्स और अदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आर गिविंग लोन 73%. यानी ये काफ़ी फायदा हुआ है. सो दीज फैक्टर्स प्रूव दैट फार्मर्स आर पेइंग हायर कॉस्ट टू अवेल क्रेडिट. उनको लोन देने के लिए उनका ब्याज अभी भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, और उसके कारण क्या, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाता है. तो प्रॉफिट्स उनका लो है, तो फार्मर्स को इंटरेस्ट ही नहीं है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, एग्रीकल्चर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए अगेन वी कैन से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है. बिकॉज सी, अगर वो लेट्स से फार्मर 15% या 12% इंटरेस्ट पे कर रहा है, पहले के मुकाबले बहुत कम है, पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी 15% ज़्यादा है. अब मान लो कि उसका प्रॉफिट 25% है, 15% तो इसमें गया, तो अल्टीमेट नेट तो 10% ही मिला ना उसको. पूरी मेहनत की और 10% मान कमाया उसने, तो इट्स नॉट वर्थ इट फॉर हिम ना. तो वो क्यों ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप करने, क्यों वो सीड्स और पेस्टिसाइड वो खरीदे मार्केट से. इसको खरीदने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना है, हाथ में तो वापस कम ही आने वाला है. तो क्यों ये झमेले में पड़े, कम फर्टिलाइजर यूज़ करेगा, कम सीड्स यूज़ करेगा, 10% डायरेक्ट कमा लेगा, क्यों लोन लेना है ना. दैट इज़ द प्रॉब्लम ना. एंड देन वी हैव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. सी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत वीक है, इसलिए जो दूर के जो विलेजेस है, रिमोट विलेजेस, उनके पास रोड सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है टू कनेक्ट देम विद द एग्रीकल्चर मार्केट्स.
इवन एग्रीकल्चर मार्केट्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ सीजन एंड एट द एंड ऑफ सीजन, उनका रेट्स भी बदलते रहता है. जो हाई प्राइस का जो बेनिफिट है मेजॉरिटी अगर वो देखे तो वो बड़े बड़े ट्रेडर्स एंड होल्डर्स जो सामान को जमा करते हैं उनको मिलता है मार्केट्स में. फार्मर्स जो है वो कर्जे में है ना, उनको लोन लेके रखा है, तो वो क्या करेंगे, वो जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहेंगे. तो व्हाट दे डू, दे आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप बिफोर क्रॉप गेट रेडी टू लोकल लेंडर एंड ब्रोकर्स. सी, क्रॉप तैयार होने से पहले ही वो लोकल लेंडर्स को, ब्रोकर को बेच डालेंगे, बिकॉज उनको तो कर्जे से छूटना है ना. फार्मर ने कर्जा लेके रखा है, उसको ब्याज चुका, हर महीने वो ब्याज चुका रहा है. तो फार्मर सोचेगा, कोई मनी लेंडर आया बोला कि कोई ब्रोकर आया उसको बोला कि एक काम कर, तेरा जो क्रॉप है ना मुझे लेट्स से 15 रुपये किलो में ले लो. अभी क्रॉप तो उगा नहीं है, उग रहा है, ब्रोकर बाइज है 15 रुपीज़ किलो. फार्मर को मालूम है कि मार्केट में वो कम से कम 26-27 रुपये किलो में बिकेगा, लेकिन ही थिंक्स अरे कहाँ 1-2 महीने की राह देखूँ, 2 महीने तक ब्याज चलेगा, क्रॉप फेल हुआ तो क्या होगा, वो पहले से बेच देगा. और वो ब्रोकर बाद में आराम से मलाई खाएगा. 1-2 महीने में तो उसको तो क्रॉप उठाना है एंड बेचना है, या स्टॉक करेगा, होल्डिंग करेगा, एंड राइट टाइम पे वो खुद बेचेगा. सो बेसिकली ये क्यों होता है, यू कैन सी. तो फार्मर्स को इंफॉर्मेशन कम है, दे हैव लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट रेट्स, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ सेलिंग प्रोसीजर. उनको लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ लगता है. अर्बन फार्मर है ना, इलिटरेट फार्मर को ये मालूम नहीं है सब, और इसके कारण क्या हुआ, they are not able to get good returns of the crop, and due to this they become pessimist. negative रहते ना वो pessimist, वो नेगेटिव सोच वाले रखेंगे कि कुछ नहीं फ़ायदा है. उनको मालूम नहीं है कहाँ बेचने का है ना, कहाँ कब कैसे बेचना उनको मालूम नहीं है. और इसका फ़ायदा कौन लेगा, ये ट्रेडर, ये होल्डर्स, राइट, ये ब्रोकर, उनको फ़ायदा मिलता है, मिडिल मैन फ़ायदा लेके जाते हैं. अभी हमारा रूरल सोशल स्ट्रक्चर, गांव का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बैकवर्ड है. सी, इंडियन फार्मर्स फैटलिस्ट है. फैटलिस्ट मीन्स किस्मत में मानने वाले. दे बिलीव इन फेथ. वो किस्मत में मानते हैं, राइट. उनके पास इंफॉर्मेशन कम है. गांव का जो सोसाइटी है उसमें ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड स्ट्रक्चर से बंद है. सो बिकॉज दे आर फैटलिस्ट, किस्मत में मानने वाले, दे एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स गिवन बाय नेचर एंड दे एक्सेप्ट द सिचुएशन ऑफ स्केसिटी ऑल्सो एंड ऑल्सो पॉवर्टी. वो क्या मानेंगे, हम तो गरीब पैदा हुए, क्यों, भगवान की मर्जी, भगवान ने चाहा, हम क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे किस्मत में ही ऐसा लिखा है. और वो उसके बाहर निकलने का ट्राई नहीं करेंगे. तो इसलिए वो खेती भी सब्सिस्टेंस के लिए ही करेंगे, ज़्यादा बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे. उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाने के लिए, कल्टीवेशन को डेवलप करने के लिए, आवक बढ़ाने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है. तो व्हाट हैपेंस, एग्रीकल्चर यहाँ पे का प्रोडक्टिविटी लो है, बिकॉज वो डेवलपमेंट का सोचते ही नहीं है फार्मर्स. तो ये थे हमारे इंस्टीट्यूशनल factors. Now let us talk of the technological factors and then we talk of the other factors. So see, Indian agriculture sector utilizes old traditional technology, old equipments, old ideology. Ideology means thinking process. मान्यता बोलते हैं उसको, पुरानी मान्यता से चलता है कि ऐसे ही चलता है. वो फार्मर बोलेगा ना, मेरे बाप ने ऐसी खेती की, मेरे दादा ने ऐसी खेती की, तो तुम कौन मुझे बोलने आए हो कि ऐसा करो, नया करो. तुम्हें क्या मालूम है, आज के लड़के को तुम्हें क्या मालूम, ये तो मेरे परखों से, सदियों से हम ऐसे खेती कर रहे हैं. सो उनका टेक्निक्स भी ओल्ड है, आउटडेटेड टेक्निक्स है, और इससे एग्रीकल्चर वीक हो जाता है. सी, आज की तारीख में भी फार्मर प्लाउ यूज़ करता है, बुलॉक यूज़ करता है ना, ट्रैक्टर तो यूज़ ही नहीं करता है. वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते हैं, हाइब्रिड सीड्स नहीं यूज़ करते, ट्रैक्टर्स नहीं यूज़ करते. तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है. वो आदमी मन्योर में काउडंग यूज़ करते, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते,
तो अगेन उसी प्रोडक्टिविटी लो है। वो पेस्टिसाइड्स भी कम यूज करते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी भी कम यूज करते हैं क्रॉप प्रोटेक्ट करने के लिए। और यू सी बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, इट मूव्स अहेड बट वेरी स्लोली। हम तरक्की तो करते हैं लेकिन धीमे धीमे हौले हौले करते हैं, ज़्यादा तेजी से हम नहीं करते। ओके, वी मूव इट वेरी स्लोली। नाउ लास्ट टॉपिक इज अदर फैक्टर्स। देयर आर टू फैक्टर्स। वन इज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। सी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो क्यों होता है? बिकॉज पॉपुलेशन प्रेशर होता है। मोर एंड मोर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लाइक सी, इंडिपेंडेंस के वक्त 72% पॉपुलेशन था खेती पे डिपेंडेंट, 2001 में 58% हो गया एंड 2013-14 में 49% हो गया। बट हमने ये गिनती किया तो ये यहाँ पे 60 करोड़ था ना, that 60 करोड़ पॉपुलेशन 49% में आ जाता है। एंड उस समय यहाँ पे 25 या 24 करोड़ था ना 72% पॉपुलेशन में। तो यू सी बेसिकली आज ज़्यादा लोग खेती कर रहे, और लेकिन लैंड तो वही उतना ही है, थोड़ा लैंड बड़ा होगा। सो व्हाट हैपेंस नाउ, हमारा लैंड जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, लैंड बिकम स्मॉल। लैंड होल्डिंग बोलते हैं उसको। लैंड होल्डिंग जो हो गया वो स्मॉल हो गया, यानी कम साइज हो गया फार्म का। एंड बिकॉज फार्म साइज स्मॉल है, वी कैन नॉट यूज प्रॉपर टेक्नोलॉजी, तो द प्रोडक्टिविटी विल बी लो। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन एग्रीकल्चर। से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ही रखा, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 के बाद का जो प्लान है 56 ऑनवर्ड्स, हमारा सेंटर ऑफ द प्लानिंग वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन मच एफर्ट्स, नॉट एलोकेटेड टाइम एंड मनी फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अल्टीमेटली से वो बात भी गवर्नमेंट की राइट है सोचने का कि गरीबी को हटानी है, आपको पॉवर्टी जो है उसको रिमूव करना, उसको निकालना सबसे मेन कंसर्न था। और इसको निकालने के सबसे बड़ा मेथड था इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आप ज़्यादा इनकम कमा पाएंगे। और आप एक चीज़ देखो, एग्रीकल्चर तो प्राइमरी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री के साथ जोड़ो तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा एंड साथ में सर्विस सेक्टर को भी काम मिलेगा ना। तो बिकॉज यू डू इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रो फार्मर को फ़ायदा मिलेगा, काम मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को काम मिलेगा एंड उससे जुड़े हुए सर्विस सेक्टर को भी काम मिलेगा। तो मोर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कर पाएंगे, पॉवर्टी को भी कम कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने में ही ज़्यादा था, एग्रीकल्चर में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। हाँ, डेवलपमेंट तो रहा एग्रीकल्चर में, लेकिन वो इरेगुलर था, वो स्लो था। राइट, गवर्नमेंट ने हेल्प दिया लेकिन वो ज़्यादा हेल्प नहीं दिया, फुल फोकस नहीं रखा, और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का ज़्यादा फोकस रखा। और इसलिए थोड़ा बहुत वो प्लानिंग की कमी रह गई, थोड़ा बहुत डायरेक्शन की कमी रह गई, प्लान एफर्ट्स की कमी रह गई। बट फिर भी यू सी इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर तो बहुत डेवलप हो गया है। इनफैक्ट यही है कि अगर आज 48% लोग खेती कर रहे हैं ना, अगर हम उसको 15%, 20% पे लेके आए और बाकी 80% को कुछ और काम देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्रीकल्चर के लिए। बिकॉज देन हम लार्जर फार्म्स, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएंगे, और लोग, बाकी के लोग कुछ इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में हो गए तो इंडिया का प्रोडक्शन और बढ़ेगा, इंडिया की कैपेसिटी और बढ़ेगी। लाइक चाइना भी ऐसा ही कर रहा है, चाइना ऑलरेडी ऐसा ही है लेवल पे, चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है, फिर भी चाइना में इंडिया से बहुत कम लोग खेती करते हैं, यानी हमारा 49% है, चाइना का तो करीबन 30% के आसपास लोग खेती करते हैं, और बाकी का तो इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में। इनफैक्ट चाइना का 50% लेबर फोर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंड बाकी का 50 में सर्विस एंड एग्रीकल्चर आ जाता है। तो ऑब्वियसली हमसे आगे है ना वो। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब हमने, वी सॉ ऑल द रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इट्स अ बिग आंसर।
आप उसमें हर पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, लेकिन इंक्लूड ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स, राइट, राइट शॉर्ट इन फॉर ईच पॉइंट, बट डू प्रिपेयर दिस होल थिंग. चलो अभी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पकड़ेंगे. नाउ विल टॉक ऑफ द मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. तो वी डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय फ्रेंड्स.